Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. आपका ये 7 बजे वाली क्लास में स्वागत है और हमारा टॉपिक जो है वो कॉनकॉर्ड चल रहा है। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉनकॉर्ड की क्लासेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा है उसके लिए, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे स्कूल लेक्चरशिप की एग्ज़ाम दे लो, सेकंड ग्रेड की दे लो, थर्ड ग्रेड की दे लो, रीट की, ये सारी एग्ज़ाम्स एसएससी सब में ये कॉनकॉर्ड जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस है। और आप एक बार ये सारी क्लासेस जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की ले लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही होंगे, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आप लेकिन रेगुलर क्लासेस लें और पूरी की क्लासेस को ढंग से सुने, अपने पर्सनल नोट्स बनाएं और मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज ही रहा हूँ, उनको बार बार में देखें, पढ़ें। तो देखिए कल हमने बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कॉनकॉर्ड में जब हम चल रहे थे तो मैंने आपको बताया था करलेटिव्स या फिर कह सकते हो करलेटिव कंजंक्शंस। मैंने आपको करलेटिव कंजंक्शंस के बारे में बताया था। देखिए जब लास्ट क्लास थी हमारी तो हमने बात की थी करलेटिव कंजंक्शंस की, CO करलेटिव कंजंक्शंस। किसकी बात की थी हमने? CORRELATIVE करलेटिव कंजंक्शन। देखो इसका आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, कोई कोरिलेटिव बोल देगा, कोई आर को डबल बार प्रोनाउंस कर देगा। मैं जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है, अभी बता रहा हूँ आपको। करलेटिव कंजंक्शन, करलेटिव कंजंक्शन। करलेटिव कंजंक्शन मैंने आपको बताया था पेयर्स में होते हैं। ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में होते हैं जिसमें कि एक पेयर का यूज़ एक सब्जेक्ट के साथ होता है और दूसरे पेयर का यूज़ दूसरे सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मैं कहूँ नॉट ओनली, फिर उसके बाद बट ऑल्सो। मैंने आपको बताया नाइदर नॉर या नीदर नॉर, कुछ भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ईदर और या आइदर और। ठीक है, तो ये जो है एक पार्ट ये रहा इसका और एक ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक ये रहा। तो यदि ऐसी कंजंक्शन है तो इन्हें बोलते हैं करलेटिव कंजंक्शन। और करलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं उसमें उसके एक पार्ट का यूज़ एक सब्जेक्ट के साथ होता है और दूसरे पार्ट का यूज़ दूसरे सब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, हमारा बात जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात ये है कि यदि आपके सेंटेंस में ये करलेटिव कंजंक्शन हैं तो वर्ब जो है दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, उसमें जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। अब देखो ये एग्जांपल्स मैंने 2 और दिए आपको। देखिए ईदर हिज आईसाइट, देखो एक सब्जेक्ट हो गया आईसाइट, आंखों की दृष्टि। ठीक है, इससे पहले हमने ईदर लगा दिया, फिर और आ गया आपका, और इसके बाद जो है दूसरा सब्जेक्ट क्या आ गया? हिज ब्रेक्स। या तो उसकी आंखों की दृष्टि या फिर उसके ब्रेक्स। वॉज आएगा या वर आएगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कहा यदि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आए तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। तो सेकंड सब्जेक्ट हो गया आपका हिज ब्रेक्स, और सेकंड सब्जेक्ट हिज ब्रेक्स सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, ऐसा लग रहा है, और प्लूरल है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी? इसके अकॉर्डिंग यदि डिसाइड होगी प्लूरल के अकॉर्डिंग तो क्या होगा? वर। वॉज गलत, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखो नीदर द टीचर, देखो एक सब्जेक्ट तो हो गया टीचर, दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिज पेरेंट्स, ना तो अध्यापक और ना ही उसके माता पिता। अब पेरेंट्स जो है कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। पेरेंट्स, माता पिता 2 गए, तो पेरेंट्स यदि प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो पेरेंट्स के साथ कौन सी वर्ब डिसाइड होगी? आर। तो इज नहीं होगा, आर होगा। तो हमने देखा कि जब ये करलेटिव कंजंक्शंस आते हैं ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब जो है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी? सेकंड सब्जेक्ट के। यानी सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ये आपको जो है ध्यान रखना है। फाइन, आगे चलें। आगे देखिए अब एक चीज़ देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ, समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आपसे जैसे एक सेंटेंस कहा, यू
एंड योर फ्रेंड, मैंने आपसे कहा यू एंड योर फ्रेंड इज ऑब्लिक आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। मैंने कहा यू ऑब्लिक योर फ्रेंड इज ऑब्लिक आर, आई एम सॉरी इज नहीं, और आई एम सॉरी, मैंने कहा यू और योर फ्रेंड इज ऑब्लिक आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। ठीक है, अब इस सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव बना देता हूं। यदि मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मैं कहूंगा इज ऑब्लिक आर यू और योर फ्रेंड गोइंग फॉर अ पिकनिक। समझिए आप, ये क्वेश्चन मार्क। देखो, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हमने दो सब्जेक्ट्स जो है उनको और से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? और से। यहां पर भी और से जोड़ा है। एक सब्जेक्ट है यू और एक है योर फ्रेंड। यू के साथ आप जानते हो वर्ब क्या आती है? आर आती है। यू के साथ वर्ब कौन सी आती है? आर। और योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आएगी इज। ओके, तो बात क्या है? बात यह है यदि दो सब्जेक्ट और से जुड़ रहे हो, किससे जुड़ रहे हो? और से, और फिर आपको वर्ब लगानी है। ओके, माइंड यू, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट और से जुड़ रहे हैं और फिर आपको वर्ब लगानी है, उस स्थिति में आप ये देखेंगे कि जो जहां वर्ब लगानी है उसके पास सब्जेक्ट कौन सा है। देखो, अब यहां पर इधर मुझे वर्ब लगानी है, अब मैं देखूंगा पास में सब्जेक्ट कौन सा है, तो पास में सब्जेक्ट है योर फ्रेंड। कौन सा है? योर फ्रेंड। और योर फ्रेंड कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र एक ही होगा, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगी? इज होगी, आर नहीं हो सकती। यदि इसी सेंटेंस का मैंने इंट्रोगेटिव बना दिया तो देखिए, दो सब्जेक्ट और से जुड़ रहे हैं, अब वर्ब हमें कहाँ लगानी है? यहाँ लगानी है। और जब हमें वर्ब लगानी है तो हमें ये देखना है, जब हमें वर्ब लगानी है तो ये देखना है कि जहाँ हमें वर्ब लगानी है उसके पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है। वर्ब हमें यहाँ लगानी है, इसके पास सब्जेक्ट कौन सा है? ये है यू, तो यू के साथ आप क्या लगाएंगे? आर, इज नहीं। देखो, सेम सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर तो आपने इज लगाया और यहाँ आप क्या लगा रहे हैं? आर लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हों तो वर्ब जब हम डिसाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वर्ब के ज़्यादा पास कौन सा सब्जेक्ट है। वर्ब के ज़्यादा पास सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और वर्ब के ज़्यादा पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो आपने यहाँ सेंटेंस में देखा योर फ्रेंड ज़्यादा पास था तो इज लगा दिया, यहाँ इसमें आपने देखा यू ज़्यादा पास था तो आपने आर लगा दिया। तो यदि दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हों फिर वर्ब लगानी हो तो हम पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो, जैसे ये दो सेंटेंस हैं, मैंने कहा यू और से जुड़ रहा है आई, यू और आई किससे जुड़ रहे हैं? और से। फिर हमें वर्ब लगानी है, एम लगाएं या आर लगाएं, तो जहां हमें वर्ब लगानी है उसके पास सब्जेक्ट कौन सा है? ज़्यादा पास सब्जेक्ट कौन सा है? आई है, तो आई के साथ क्या लगाते हो? एम लगाते हो या आर लगाते हो? तो क्या लगाते हैं? आई के साथ एम, तो ये गलत होगा। तो क्या कहोगे? यू और आई एम टू अटेंड दिस फंक्शन, तुमको या फिर मुझे ये फंक्शन जो है अटेंड करना है। फाइन, नेक्स्ट देखो, आर ऑब्लिक एम, यू और आई गोइंग टू बी अवॉर्डेड द बेस्ट डांसर। ठीक है, तुमको या मुझे, किसी को जो है बेस्ट डांसर का अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, क्या? या तो तुमको या फिर मुझे जो है क्या मिलने वाला है? बेस्ट डांसर का अवार्ड मिलने वाला है। अब आप देखिए, यहाँ पर हमें जो वर्ब डिसाइड करनी है तो वर्ब इनमें से डिसाइड करनी है। इनके पास सब्जेक्ट कौन सा है? यू है, और यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, तो एम नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यदि दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हैं तो आप देखिए पास में कौन सा है, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, यदि हम देखें नेक्स्ट, देखिए हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस है। सेंटेंस को देखिए पहले। ईच बॉय आएगा या बॉयज आएगा, ये आप डिसाइड करना है। फिर जो भी आएगा, इज आएगा या आर आएगा। ईच बॉय इज ऑब्लिक आर बिजी विथ हिज वर्क, प्रत्येक लड़का जो है अपने काम में व्यस्त है। तो ध्यान रखना, एक तो आपको ध्यान रखना है, कई लोग कह देते हैं बिजी इन हिज वर्क, अपने काम में का मतलब समझ लेते हैं इन, और फिर
लगा देते हैं इन नहीं आएगा, बिजी विथ हिज वर्क। आपको किसी से कहना है अपने काम में बिजी है तो बिजी विथ हिज वर्क, ध्यान रखना है ना। ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज आएगा या वर आएगा, प्रेजेंट देयर। ईच ऑफ द बॉयज इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट देयर। ईच ऑफ द मैन वॉज आएगा या वर आएगा, फाउंड गिल्टी। फिर नीचे सेंटेंस है द बॉयज ईच वर ऑब्लिक वॉज गिवन अ प्राइज, दे ईच आर ऑब्लिक इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, वी ईच हैव ऑब्लिक हैज़ पास्ड द एग्जाम। प्री एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है समझाने के लिए। अब पहले तो आप रूल समझें, फिर आंसर आप खुद ही बताएंगे कि क्या इसके पीछे क्या रूल एप्लीकेबल है और क्या होना चाहिए। तो देखिए पहले हम रूल की बात करते हैं, मैं आपको रूल बताता हूँ और बहुत अच्छी तरह समझिए, इस पर क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज नहीं हो। आपको जो भी रूल्स बताए जाएंगे क्रिस्टल क्लियर बताए जाएंगे, कहीं उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप गाइड्स वगैरह में पढ़ते हो तो कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, तो आपको जो स्टार्क ट्रूथ है आप इसी हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके बेसिक जो इस तरीके से क्लियर होंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। ओके, देखो पहली बात आपको ध्यान रखना है, ईच या एवरी कुछ भी हो, ईच और एवरी के बाद, ठीक है, ईच और एवरी के बाद आपका सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। आप ऐसे और लिख लो, सिंगुलर ही नाउन आता है, सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। ईच और एवरी के बाद, ईच एंड एवरी, ठीक है ना, फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। अब देखो ईच, ईच के बाद नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर बॉय, तो सही है। अब नाउन आपने क्या कर लिया, सिंगुलर कर लिया, लेकिन वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, तो क्या होगा, इज, ये आर नहीं होगा, ठीक है। ईच बॉय इज बिजी, ईच बॉय इज बिजी विथ हिज वर्क। अब यहां पर क्या होगा, आपको एग्जाम में देयर दे देंगे तो देयर गलत होगा, क्या सही होगा, इज, हिज, क्योंकि हमने क्या कहा, प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। देयर तो क्या हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा, हमें क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, ठीक है। दूसरा देखो, ईच एंड एवरी सोल्जर, ईच और एवरी के बाद क्या आएगा, सोल्जर, सोल्जर्स नहीं आएगा, सिंगुलर, ठीक है, नाउन सिंगुलर, और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, वर नहीं होगा। ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज, वर नहीं। नेक्स्ट देखो, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो अगली बात है वो देखिए, पहली बात हमने कहा ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेकिन यदि ईच के बाद ऑव आ जाए, ईच के बाद क्या आ जाए, ऑव आ जाए। देखिए ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, लेकिन ईच के बाद यदि ऑव आ जाए, क्या आ जाए, ओ एफ, ऑव। देखो कई लोग उसको ऑफ बोलते हैं, ऑफ नहीं, प्रोनाउंसिएशन हो ऑव। ईच के बाद यदि ऑव आ जाए तो फिर प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, फिर प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन कुछ भी। यदि ईच के बाद ऑव आ जाए तो नाउन या प्रोनाउन क्या आएगा, फिर प्लूरल आएगा। लेकिन ध्यान रखना है, वर्ब जो है वो सिंगुलर ही आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ईच के बाद यदि ऑव आ जाए तो नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब तो फिर भी सिंगुलर ही आएगी, वर्ब तो क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। जैसे देखो ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच के बाद ऑफ के बाद नाउन क्या हो गया, प्लूरल। आपको एग्जाम में ऐसे दे सकते हैं, ईच ऑफ द बॉय, एस नहीं हटा देंगे इसमें से, तो आपको पता होना चाहिए ईच के बाद ऑफ आ जाएगा तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल। नाउन तो प्लूरल हो जाएगा लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। एग्जाम में अलग अलग तरीके से गलतियां दी जा सकती हैं, ईच ऑफ और उसके बाद बॉय दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है ईच के बाद ऑव आएगा तो नाउन जो है, आप प्रोनाउन जो है, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही होगी। देखो ईच ऑफ द मैन, MAN, आपको एग्जाम में ऐसा हो सकता है MAN दे दे तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ईच के बाद ऑव आ गया तो नाउन कैसा हो गया, प्लूरल। अब आपको ऐसा लगता है MEN है तो इसके बाद तो वर आना चाहिए, लेकिन नहीं,
ईच के बाद ऑव आएगा तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी, वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। तो वर्ब क्या आएगा, वर्ब क्या आएगी, वॉज, WAS, वॉज, सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। ईच ऑफ द मैन वॉज फाउंड गिल्टी, प्रत्येक व्यक्ति जो है दोषी पाया गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ तक बहुत इजी बात भी थी, लेकिन अब थोड़ी सी कठिनाई, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है ना। और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा इसका मतलब ये नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आपको ईच एंड एवरी वर्ड, हर शब्द आएगा। जो भी स्टूडेंट क्लास रेगुलर ले रहे हैं, सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, चाहे उसका लेवल कुछ भी है और उसने थोड़ा सा भी पेशेंस रखा, तो उसको हर शब्द समझ में आएगा। और आने वाले 6 महीने के अंदर मैंने आपको बताया था, उसकी ग्रामर इतनी अच्छी हो जाएगी, किसी भी एग्जाम में उसको ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ग्रामर में ज़रूर वो मेरिट में बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा। और जब लिटरेचर की क्लास स्टार्ट करूंगा तो लिटरेचर में वही कंडीशन ला दूंगा मैं आपकी। जब फोनेटिक्स की क्लास है तो फोनेटिक्स में ये, तो आपको देखो सारी सुविधाएं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, सही, सारी क्लासेज निःशुल्क चल रही हैं। अभी जो है जो प्री BSTC के जो है MCQ बैचेस भी स्टार्ट करूंगा, तो उसका भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट वगैरह भी हमारे पोर्टल पर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको रेगुलर में आपको PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूँ। तो आप इन सब का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और जिससे कि क्या है, मेरा भी हौसला बढ़ाएं, है ना। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को जो है, मैं लोग जो है ये पढ़ा रहा हूँ, वो तरीका या फिर पढ़ाने की चीज़ें, मैटर, कंटेंट जो है उसका सम्मान कर रहे हैं कि हाँ भाई, कि मैं आपके लिए जो रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है ना। और कोशिश करूँगा कि आपकी कभी भी क्लास मिस नहीं हो, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया। मैंने कहा कोई अनट्रोवर्ड सिचुएशन हो जाए, ठीक है ना, अपरिहार्य कंडीशन जो हो जाए कि भाई, तो उसका एक्सेप्शनल केसेस के अलावा आपकी क्लास रेगुलर होगी, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ईच और एवरी के बाद का नाउन, प्रोनाउन और वर्ब सिंगुलर, लेकिन ईच के बाद ऑव आ जाए तो नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन, आपने कहा ईच बॉय, आपने कहा ईच बॉय, जैसे मैं कहूँ ईच बॉय वॉज बिजी विथ हिज वर्क, प्रत्येक लड़का जो है अपने काम में बिजी है, ठीक है। आपने पहले ईच लगाया और फिर उसके बाद आपने बॉय लगाया। लेकिन कई बार क्या करते हैं हम, एक कंडीशन होती है, हम इस ईच को पोस्टपोज कर देते हैं। देखो ईच जब नाउन से पहले है, ठीक है, तो वो हो गया ईच बॉय। लेकिन यदि हम इसे नाउन से पहले की जगह नाउन के बाद रख दें, अभी तो ये नाउन से पहले है, यदि इसे नाउन के बाद रख दें तो इसे कहते हैं पोस्टपोज करना। इसे क्या कह देते हैं? पोस्टपोज करना। क्या कह देते हैं हम इसको? पोस्टपोज। पोस्टपोज का मतलब आप क्या करते हो, इस जो ईच है इसको क्या करते हो, आप जो नाउन से पहले है उसकी जगह उसके पीछे रख देते हो, पोस्ट कर देते हो। पोस्ट का मतलब भी पीछे होता है, तो उसको क्या कर देते हो, आगे की जगह पीछे कर देते हो। जैसे मैं कहूं द BOY बॉय ईच, ठीक है। पहले तो क्या था, ईच बॉय था, अब मैंने क्या कर दिया, बॉय ईच कर दिया, ठीक है। अब यहां पर समझो, पहली बात, जब आप इस ईच को पोस्टपोज कर देते हो, ईच को क्या कर देते हो, पोस्टपोज कर देते हो। पोस्टपोज का मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले की जगह बाद में लिख देते हो, तो वो नाउन और प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? आपने क्या किया, इस ईच को, ये जो नाउन से पहले था, ये बॉय जो है नाउन है, ये ईच पहले क्या था, ईच बॉय था, लेकिन आपने क्या किया, इसको पीछे रख दिया। पीछे रखने का मतलब आपने पोस्टपोज कर दिया। जैसे ही आप पोस्टपोज कर देते हो तो आपका नाउन प्लूरल हो जाता है, तो फिर नाउन क्या होगा, प्लूरल। तो आपको करना पड़ेगा द बॉयज ईच, पहली बात। तो जैसे ही आप ईच को पोस्टपोज करते हो तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, एक इसके अंदर ग्रामर के अंदर ही एक टॉपिक है, एक चीज है जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझिए, नाउन इन एपोजिशन। बहुत अच्छी तरह से समझिए, एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो, यूज ए नाउन फ्रेज
immediately, use a noun phrase immediately, 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 use a noun phrase immediately after the another noun phrase another noun और noun phrase एक ही बात है, another noun, ठीक है, that refers to the same person or place। अब देखो इसे डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, डेफिनेशन से समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल से समझ में आती है बात, ठीक है ना। ये डेफिनेशन तब समझ में आएगी जब एग्जाम्पल, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नाउन के और इनके जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होता है नाउन इन एपोजिशन। अब नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो समझो। नाउन इन एपोजिशन का मतलब होता है, देखो जैसे मैं आपसे कहूँ गांधी, GANDHI, गांधी, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया और फिर मैंने कहा द फादर ऑफ नेशन, मैंने कहा गांधी द फादर ऑफ नेशन, मैंने कहा गांधी द फादर ऑफ नेशन। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो नाउन था गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस नाउन, ये जो गांधी जो है, ये जो नाउन है, इसके बाद एक नाउन फ्रेज का प्रयोग किया, फादर ऑफ नेशन। नाउन फ्रेज का मतलब होता है कि एक से अधिक शब्दों से यदि नाउन बना हुआ हो तो उसे आप नाउन फ्रेज कह देते हैं। राष्ट्रपिता, ठीक है ना, एक ही शब्द से बना होता है तब तो उसे नाउन कह दो, और एक से ज़्यादा शब्दों से बना हुआ है नाउन तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। ये हम आपको, ये जब मैं नाउन फ्रेज पढ़ाऊंगा, वर्ब फ्रेज पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ाऊंगा, एडवर्बियल फ्रेज पढ़ाऊंगा, प्रपोजिशनल फ्रेज पढ़ाऊंगा, तब इनको आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम जो है, स्कूल सेकंड ग्रेड एग्जाम जो है, उसके सिलेबस में भी और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस वक्त मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि भाई ये फ्रेजेस क्या होती हैं, ठीक है ना। अभी तो हमने इनके बारे में ब्रीफ जानकारी ली थी, अभी तो आप समझ लो यदि एक से अधिक शब्दों से मिलकर नाउन बनाए तो नाउन फ्रेज है ना, ठीक है। तो देखो आप इस नाउन के इमीडिएट बाद आपने एक नाउन फ्रेज का प्रयोग किया, ठीक है, जो कि इसी व्यक्ति या कोई वस्तु होती उसी का संदर्भ देता है। दोबारा समझो, आपने नाउन के बाद एक नाउन फ्रेज का प्रयोग किया और ये नाउन फ्रेज जो है इसी व्यक्ति के बारे में बता रही है। द फादर ऑफ नेशन किसके बारे में बता रही है, गांधी के बारे में ही बता रही है। ये जो फादर ऑफ नेशन है किसके बारे में बता रहा है, गांधी के ही बारे में बता रहा है। यदि गांधी के बारे में बता रहा है तो ये वाली जो फ्रेज है इसे कहते हैं नाउन इन, नाउन इसे क्या बोलते हैं, नाउन, NOUN, नाउन इन एपोजिशन। तो इसे क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन। आप एक नाउन के बाद दूसरी नाउन फ्रेज का प्रयोग करते हो इमीडिएट आफ्टर दैट, और वह नाउन फ्रेज जो है उसी नाउन का संदर्भ देती है। तो ये जो नाउन फ्रेज है ये कहलाती है नाउन इन एपोजिशन। मैंने ये बताया नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है, यूज अ नाउन फ्रेज, एक नाउन फ्रेज का प्रयोग इमीडिएटली, ये पता नहीं कैसे IMMEDIA, वापस लिख देता हूँ क्योंकि मिट जाता है, मिटाते किसको है, मिट कुछ और जाता है, IMMEDIATELY। यूज अ नाउन फ्रेज इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर द अनदर नाउन। आप एक नाउन फ्रेज का प्रयोग कर रहे हैं तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद, इस नाउन के बाद, ठीक है। और वह जो नाउन फ्रेज है वो संदर्भ दे रही है टू द सेम पर्सन और थिंग, उसी पर्सन या उसी चीज का। पर्सन भी हो सकता है और चीज भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं, जैसे मैंने कहा जयपुर, फिर मैं कह दूं पिंक सिटी ऑफ इंडिया, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। यदि मैंने ऐसे कह दिया जयपुर पिंक सिटी ऑफ इंडिया, तो ये पिंक सिटी ऑफ इंडिया जो है इस नाउन फ्रेज के तुरंत बाद आई है और ये इसी के बारे में बता रही है। तो किस इसी चीज के बारे में बता रही है, नहीं जयपुर के बारे में बता रही है। तो ये पिंक सिटी ऑफ इंडिया इस नाउन का क्या हो गया, नाउन इन एपोजिशन। ये पिंक सिटी ऑफ इंडिया, गुलाबी शहर जो है, ये क्या हो गया, इस नाउन का नाउन इन एपोजिशन हो गया। और नाउन इन एपोजिशन में क्या होता है, ये और ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है। उसी तरीके से मैंने कहा गांधी द फादर ऑफ नेशन, तो फादर ऑफ नेशन क्या हो गया, इस नाउन के लिए क्या हो गया, नाउन इन एपोजिशन हो गया, ठीक है।
तो मैंने कहा जब आप ईच को पोस्टपोज कर देते हो, जब ईच को आप नाउन के बाद रख देते हो, तो ईच जो है उससे पहले वाले नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए नाउन इन अपोजिशन का काम करता है। नाउन इन अपोजिशन का काम करता है मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो जब इस ईच का मतलब ये बॉयज ही है, ईच का मतलब ये ईच जो है इस नाउन इन अपोजिशन का काम कर रहा है। नाउन इन अपोजिशन का मतलब हो गया ये दोनों एक ही हो गए। जब ये नाउन इन अपोजिशन का काम कर रहा है तो इसके साथ फिर क्या होगा, बॉयज की जैसी वर्ब आएगी। इसका मतलब वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो क्या होगा, द बॉयज ईच वर। क्या होगा, द बॉयज ईच वर। देखो मैं आपको बहुत सिंपली ऐसे भी बता सकता था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको ऐसे भी कह सकता था ईच को यदि पोस्ट कर देते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी और 1 मिनट में बात खत्म हो जाती है और आपको ऐसा लगता है ना। और इसी तरीके से जनरली बातें बताई जाती हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपको जो लास्ट में जाकर जब आगे जाके आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा नुकसान हो गया और वो नुकसान हो जाएगा आपको। आपके कॉन्सेप्ट जो है हमेशा के लिए वीक रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी और वो मेरे से हो नहीं पाता है। ठीक है, तो मैं चाहता था आपको उसको बहुत इजीली बता देता कि ईच को पोस्ट कर दें। पोस्ट शब्द भी आपको नहीं समझाता और मैं कह देता यदि इसको ईच को जो है क्या करते हैं आगे की जगह पीछे ले आते हैं तो प्लूरल वर्ब हो जाती है। आप कहोगे हाँ बड़े बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई बात, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा क्या चीज़ आपने खो दी है ना। इसलिए आप ट्रस्ट रखें, आपको जो बेस्ट यदि आपको वास्तव में इंग्लिश अच्छी करनी है ना, इंग्लिश में वास्तव में आपको बहुत अच्छा परफेक्शन लाना है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख के इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी हैं इस तरीके की है ना, और उसके बाद जो निचोड़ आया इतने दिन तक और 24 साल से पढ़ाया, उसके बाद जो चीज़ मुझे समझ में आई है और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, मैंने खुद ने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं और मेरे जिन बच्चों को पढ़ाया उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। कई बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, कई फेल होते हैं, तो उनसे मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई क्या बच्चों को किस तरीके से आपको कॉन्क्रीट मटेरियल दिया जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाने चाहिए, उसी अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाएगा। तो मैंने कहा दूसरे शब्दों में क्या है कि यदि हम ईच को पोस्टपोज कर देते हैं, ईच को क्या कर देते हैं हम नाउन के बाद रख देते हैं, तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। तो क्या होगा, द बॉयज ईच वर गिवन अ प्राइज, वॉज नहीं होगा। अब देखो दे ईच, अब ईच को मैंने पोस्टपोज कर दिया तो क्या हो गया, वर्ब क्या आएगी, आर। तो दे ईच आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने कहा वी, अब ईच को मैंने क्या कर दिया, इस प्रोनाउन के बाद रख दिया तो क्या होगा, हैव। वी ईच हैव पास्ड द एग्जाम। फाइन, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, ब्लैंक ऑफ द बॉयज हैज़ गॉन होम रिसेंटली। ओके, अब इसमें ईच आएगा, एवरी आएगा, बोथ ए एंड बी दोनों आ सकते हैं, या फिर नीदर ए नॉर बी, कुछ भी नहीं आ सकता। तो देखो सोचिए, ब्लैंक ऑफ द बॉयज, ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल, यहाँ तक बात सही आपने कहा, ठीक है। और लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी, हैज़ लगाया, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। होम रिसेंटली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई ईच आएगा, एवरी आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा, तो आपको लगता है कि ईच भी आ सकता है और एवरी भी आ सकता है, ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक लग रहा है ना, आपको जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ईच या एवरी दोनों आ सकते हैं, तो ठीक लग रहा है, ऐसा आपका सोचना है, ठीक है। लेकिन आपको जो ठीक लग रहा है वो वास्तव में ठीक नहीं है। कारण क्या है, मैंने ऑव लगाया, तो आपको ध्यान रखना है ईच जो होता है, ईच के बाद ऑव लगा सकते हो, दिस इज करेक्ट। लेकिन एवरी के बाद ऑव नहीं लग सकता। ईच के बाद तो ऑव लगा सकते हो, लेकिन एवरी के बाद ऑव नहीं लगता। आपने देखा मैंने ईच के बाद ही कहा था, मैंने कहा ईच के बाद ऑव लगा दें फिर वह, तो वहाँ पर मैंने एवरी की बात नहीं की थी, है ना। तो ईच के बाद ऑव लगा सकते हो, लेकिन एवरी के बाद ऑव का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ क्या होगा, ईच होगा और कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें और भी बातें हैं, वो चलो हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वो क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप क्लासेस मिस नहीं करें। आप एक साथ इतनी सारी क्लासेस नहीं कर पाओगे। आप देख लीजिए, अभी से इतने से दिनों में हमारा जो
ये चैनल है हमारी जो क्लासेस जो स्टार्ट हुई थी, मुश्किल से आपको पता है 40 डेज़ पहले हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए थे, और 40 डेज़ में आपको एक ही चीज़ का, अभी तो एक ही हमने जो है सेक्शन स्टार्ट किया है ग्रामर वाला, और उस एक ही सेक्शन में एक ही क्लास हो रही है, और आपकी 46 क्लासेस हो गई हैं ग्रामर की, 46 क्लासेस इस पे हो गई हैं। तो आप सोच लीजिए थोड़े दिन बाद आपके पास इतना सारा हो जाएगा कि आप कर नहीं पाओगे, और एग्जाम की हड़बड़ाहट हो जाएगी। और इन क्लासेस का महत्व तो जब ही है जब आप आराम से धीरे धीरे उनको डिटेल में पढ़ें। लेकिन फिर वो फ़ायदा ऐसा है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे अच्छी जो इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी और लिटरेचर वो किसी की नहीं होगी। लेकिन अभी से यदि आप पढ़ेंगे तो, और आप ये सोचेंगे कि हम एक साथ जब पढ़ लेंगे और मैराथन क्लास में पढ़ लेंगे 2 घंटे की क्लास में, और 2 घंटे हमने ऐसी क्लासेस भी हैं जिसमें 2 घंटे में नाउन हो जाएगा, 1 घंटे में नाउन हो जाएगा, तो वो केवल एक भ्रम है। ठीक है ना, वो केवल एक भ्रम है। जो बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों से आप समझते हो और जो उनको करते हो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, बाकी एग्ज़ाम में बैठने वाले तो लाखों होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है, फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करूँ, अच्छी से अच्छी मेहनत करूँ आपके लिए, और करता भी रहूँगा जब तक आपकी एग्ज़ाम हो जाए। एग्ज़ाम कोई सी भी एग्ज़ाम आप सफल नहीं हो जाओ, जब तक जो हर बच्चा मेरी क्लास अटेंड कर रहा है वो सफल नहीं हो जाए, तब तक मैं आपके साथ हूँ, और एग्ज़ाम के बाद भी आपके साथ हूँ, है ना। और आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। जब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया तो मैं इसी कमिटमेंट के साथ आया हूँ कि किसी भी तबके के, किसी भी वर्ग के बच्चे के लिए कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। किसी स्टूडेंट ने फ़ोन किया, मैसेज किया, कई फ़ोन भी करते हैं कि सर वो मैं बहुत गरीब हूँ और इसमें ये प्रॉब्लम, तो देखो इतना तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है कि ऑनलाइन क्लास, आप मोबाइल सबके पास होता है और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, और सारी जिम्मेदारी मेरी। आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए यूट्यूब पे जो निःशुल्क हैं, उसके आपकी जो भी एग्जाम है, जो भी कोर्स है, आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम इंग्लिश में मैं नहीं आने दूंगा। ओके, तो बाकी का नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।